और सबसे पहले बात करते हैं संसद का मॉनसून सत्र हंगामा और प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया। सत्र के आखिरी दिन भी कोई काम नहीं हो पाया। सदन में संग्राम के हालात बने रहे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। ऐसे में एनडीए ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ऐसा तो नहीं बोल सकते। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। हंगामा, हंगामा, हंगामा और विरोध प्रदर्शन। संसद के मॉनसून सत्र का यही हाल रहा। उम्मीद थी संसद का मॉनसून सत्र आखिरी दिन बिना शोरगुल के चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एनडीए के निशाने पर राहुल गांधी हैं। जो जैसा व्यवहार करता है, दुलरुआ होता है, मनबढ़ू होता है, राहुल गांधी वही व्यवहार कर रहे हैं। संसदीय व्यवस्था को तार तार करने का काम किया है। ठीक ही कहा सुधांशु जी ने। ये एक उदंड और एक मनबढ़ू लड़के की तरह काम कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा, मॉनसून सत्र में विपक्ष का रवैया गलत रहा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन छात्रों के आंदोलन में विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने में लग गए। पार्लियामेंट के फ्लोर पर आप रखते सारी बात, आपको जो लगता था, लेकिन इनका ये इशू ही नहीं था। इनको लगा कि इसी मुद्दा पर आंदोलन छात्र कर रहे थे, जेन्युइन उनका आंदोलन था, सही आंदोलन था, कर वो रहे थे, और ये अपना उस साइड से अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में वो चाहते थे कि इसमें कोई रास्ता निकल जाए। 20 जुलाई से 17 अगस्त तक चला मॉनसून सत्र। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे गतिरोध, नारेबाजी और लगातार हंगामे के कारण बिना किसी खास कामकाज के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। संसद में हंगामे का आम जनता पर असर अब आप समझिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि संसद के मॉनसून सत्र में अब तक हुआ क्या, ये हंगामा क्यों होता रहा। देखिए, 25 दिन में लोकसभा की 18 बैठकें हुई, लेकिन सदन की जो कार्यवाही है वो सिर्फ 17 घंटे 4 मिनट ही चली है। यानी अगर हर रोज के हिसाब से एवरेज देखा जाए तो हर रोज 1 घंटे से भी कम कार्यवाही चल पाई। पहले दिन से सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से यह विवाद शुरू हुआ था। फिर गृह मंत्री के जवाब की मांग पर विपक्ष अड़ गया कि गृह मंत्री जल्द आकर नीट पर जवाब दें। तो गृह मंत्री जब जवाब देने के लिए तैयार हुए तो विपक्ष सुनने से इनकार करने लगा। मॉनसून सत्र में 12 बिल पास हुए, पर कई बिल ऐसे हुए जिस पर कोई चर्चा ही नहीं हो पाई। कई बिल बिना चर्चा के ही पास हो गए और हंगामे के बीच कई अहम विधेयक अटके रह गए। मॉनसून सत्र में सबसे ज्यादा गृह मंत्री जवाब दे के नारे गूंजते रहे और फिर अंतिम दिन लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब आम जनता पर इसका असर क्या होगा, ये समझने के लिए आप पहले ये समझिए कि संसद की कार्यवाही में कितना खर्च होता है। तो देखिए, हर मिनट यानी 1 मिनट दिन का 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं सिर्फ 1 मिनट में। यानी 1 घंटे में अगर देखा जाए तो 1.5 करोड़ और 6 घंटे की ये खर्च हो जाती है 9 करोड़। 15 से 20 दिन का कुल खर्च अगर इस हिसाब से निकाला जाए तो लगभग 135 करोड़ से 180 करोड़ के बीच खर्च सदन की कार्यवाही के लिए हो रहा है। अब 180 करोड़ बहुत बड़ी रकम है और आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर इतने पैसे आखिर खर्च कहां हो जाते हैं, कैसे होते हैं।
तो आप ये भी जान लीजिए। देखिए, सांसदों के वेतन और भत्ते से जुड़ा होता है, यात्रा खर्च और अन्य सुविधाएं जो दी जाती है उस पर यह खर्च होता है, संसद भवन का जो रखरखाव है उसके लिए खर्च किया जाता है। इसके अलावा संसद भवन में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन होते हैं, उस पर खर्च होता है, प्रसारण और सुरक्षा पर खर्च किया जाता है, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा व्यवस्था पर भी अतिरिक्त खर्च होते हैं। और अब आप खबर तो समझिए कि संसद में हंगामे का आम जनता पर क्या असर होता है। देखिए, संसद के संचालन का खर्च ये देश के जो नागरिक टैक्स पे करते हैं उसी से आता है और भारत में लगभग 8 से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ITR भरते हैं। प्रति इनकम टैक्स पेयर लगभग 18 से 20 तक का खर्च करता है। सामान खरीदते वक्त लगने वाला GST का पैसा भी इसमें शामिल है। हंगामा होता है तो बिना किसी कामकाज के ये पैसे बर्बाद होते हैं। आम नागरिक के लिए नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, हंगामे के कारण जो आर्थिक नीतियां हैं और सुधार हैं वो भी लटक जाते हैं। प्रश्नकाल रद्द होने से सरकार की जवाबदेही तय नहीं हो पाती है, जनता से जुड़े जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं हो पाती है, क्योंकि हो हंगामा ही होता रहता है। तो ऐसे में जनता की खर्च से जो ये संसद की कार्यवाही चलती है उसमें नुकसान जनता का ही हो रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर देश की सबसे पुरानी शोध संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की और सरकार से कानून को रद्द करने की सिफारिश की। पर सरकार का साफ कहना है कि बिहार में शराबबंदी थी और आगे भी जारी रहेगी। इतना ही नहीं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो NCAER को लीगल नोटिस भेजने तक की चेतावनी दे डाली है। आखिर क्यों? तो ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च साल 1956 में इस संस्था की स्थापना हुई। उद्देश्य सरकार, उद्योग और जनता को आर्थिक नीतियों के निर्धारण में मदद के लिए स्वतंत्र उच्च गुणवत्ता वाला व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान और डेटा विश्लेषण उपलब्ध कराना था। केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर अब तक इस संस्था ने कई रिसर्च किए और नीति निर्धारण में मदद भी की। पर बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर आई हालिया रिपोर्ट के बाद अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि संस्था ने शराब कंपनियों के दबाव में आकर ये रिसर्च किया। दूध के रक्षा के बाद बिलाई के शराब की कंपनियों में जिसकी पूंजी लगी हुई है और हम लीगल नोटिस करेंगे इनको। जान छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। जिन शराब जो कंपनियां शराब का धंधा करती है, पूंजी निवेश उसमें करती है, अगर उनके द्वारा ये सर्वे करा करके क्या बेटियों के जीवन को बर्बाद करना चाहते हो? अर्थशास्त्री रत्ना सहाय की अध्यक्षता में की गई स्टडी में बिहार में लागू शराबबंदी को फेल बताया गया और इसमें बदलाव के सुझाव दिए गए। पर बिहार सरकार का कहना है कि शराबबंदी कानून में कोई बदलाव नहीं होने वाला। बिहार में पहले से शराबबंदी है और आज भी है और आगे भी रहेगा। अभी उस पर किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं। बिहार में शराबबंदी कानून महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से लागू किया गया था। NCAER की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस उद्देश्य को हासिल करने में कानून असफल रहा। राजस्व और पुलिस पर जो दबाव पड़ा वो अलग, पर सरकार इस कानून पर टस से मस होने को तैयार नहीं। अब देखना होगा शराबबंदी पर छिड़ी ये बहस यहीं दम तोड़ देती है या मामला और भी तूल पकड़ता है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। शराबबंदी पर सरकार के हट को अब आपको समझाते हैं, सरकार इस कानून से टस से मस क्यों नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शराबबंदी पर बिहार सरकार ने क्या कहा। NCAER की रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट पर जेडीयू ने सवाल उठाए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जिन्होंने शराब कंपनियों के दबाव में सर्वे का आरोप लगाया और एजेंसी को लीगल नोटिस भेजने तक की बात उन्होंने कह दी।
शराबबंदी पर मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी है और आगे भी लागू रहेगी। शराबबंदी कानून में कोई संशोधन होने वाला नहीं है। यानी सरकार का साफ कहना है कि शराबबंदी है और आगे भी रहेगी। अब आप शोध करने वाली संस्था NCAER को जान लीजिए, जिस पर नीरज कुमार ने ये सवाल उठाए हैं। साल 1956 में हुई NCAER की स्थापना भारत का ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा थिंक टैंक है। स्वतंत्र, गैर लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान इसका काम है और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह संस्था काम करती है। संस्था आर्थिक नीतियों पर सर्वे का काम करती है, यानी जो राज्य है या देश है उसमें आर्थिक स्थिति क्या है, डेटा जुटाना, विश्लेषण करना, नीतिगत सुझाव देना इसका मुख्य काम है। गवर्निंग बोर्ड में अर्थशास्त्र, उद्योग और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग होते हैं, यानी इस संस्था के ये सभी सदस्य होते हैं। NCAER के वर्तमान बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं नंदन M नीलेकणी, जिन्हें आधार का जनक भी कहा जाता है। और एक दिलचस्प बात यह भी कि नीट पेपर लीक की जांच के लिए बने टास्क फोर्स की अध्यक्षता भी यही कर रहे हैं। तो बिहार में शराबबंदी वाली रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसे रत्ना सहाय की अध्यक्षता में तैयार किया गया है, जो कि IMF के प्रबंध निदेशक की विशेष सलाहकार रह चुकी हैं। और अब रिपोर्ट में क्या है ये समझ लीजिए, यानी इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया जो सरकार ने ऐसी बातें कही हैं। देखिए, शराबबंदी से 14-15% राजस्व का नुकसान हुआ है, रिपोर्ट के जरिए बताया गया। बिहार सरकार को हर साल अरबों का घाटा हो रहा है, ये रिपोर्ट बताती है। अवैध नशे में और ज्यादा उछाल आ गया है। जहरीली शराब, स्मैक और गांजे की तस्करी बिहार में पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कानून लाया गया था, तो इसमें कुछ भी सफलता नहीं मिली है। रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। अब NCAER की रिपोर्ट में 4 बड़े सुझाव दिए गए। सरकार को ये 4 सुझाव सुझाए गए हैं, जिसमें पहला कि पूर्ण शराबबंदी खत्म कर नियंत्रित और कड़े कानून लागू हो, यानी बिहार से शराबबंदी हटा देनी चाहिए और शराब कड़े कानून के तहत बिकने चाहिए। दूसरा, शराब पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर राजस्व को बढ़ाया जाए, जिससे फायदा सरकार को होगा, जिसकी वजह से विकास के काम और किए जा सकेंगे। तीसरा, टैक्स के पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में हो। और चौथा सुझाव जो दिया गया है वो है पुलिस प्रशासन शराब पकड़ने के बजाय कानून व्यवस्था सुधारे। अब आप खबर तो समझिए, अपराध बढ़ा, राजस्व घटा, जिद क्यों? तो सरकार का कहना है कि कानून को महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अपराध घटकर कम होने के बजाय 28,000 के पार हो गया है। शराबबंदी का मकसद नशा मुक्त समाज बनाना था, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि अवैध शराब और अन्य नशे की खपत बिहार में ज्यादा बढ़ गई है। सरकार शराबबंदी से आर्थिक मजबूती का दावा कर रही है, तो NCAER की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल कुल राजस्व का 14 से 15% नुकसान सरकार को हो रहा है। शराबबंदी से सरकार कानून का राज स्थापित करने की बात कह रही है, पर रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस का एक बड़ा संसाधन शराब पकड़ने में व्यस्त हो गया है। पर सरकार ने साफ कर दिया है, कुछ भी हो शराबबंदी नहीं हटेगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान सिवान में एक जवान ने AK-47 से फायरिंग की और अब इस मामले को तेजस्वी यादव तूल दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर 19 अगस्त को लोक भवन मार्च करने की बात कही। ये बात अलग है कि उस जवान को सस्पेंड कर दिया गया है, विभागीय जांच जारी है। अब तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च पर NDA तंज कस रहा है। NDA का कहना है कि तेजस्वी ने बहुत देर कर दी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हम सब लोग जो है पार्टी दफ्तर से
राजभवन तक हम लोग जो है मार्च करेंगे। ये तस्वीरें हैं 25 जुलाई की, जब छात्रों के आंदोलन के दौरान सिवान में एक जवान ने AK-47 से फायरिंग की। इस मामले में सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है। विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव 19 अगस्त को लोक भवन मार्च करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी ने बहुत देर कर दी? कि जिस हिसाब से छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, बिहार की धरती पे जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो आखिर ये किसके आदेश पे हुआ कि आने वाले 19 अगस्त को 11 बजे से हम सभी पार्टी के जितने MLA हैं, विधायक हैं, MLC हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग जो है पार्टी दफ्तर से राजभवन तक हम लोग जो है मार्च करेंगे। AK-47 से फायरिंग मामले में तेजस्वी के लोक भवन मार्च पर सियासी पारा हाई हो गया है। तेजस्वी यादव NDA के निशाने पर आ गए हैं। JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी ने बहुत देर कर दी, RJD का कोई ग्राउंड ही नहीं बचा, इसलिए अब उन्हें दिव्य ज्ञान आया है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनका सारा समय विदेश में बीत रहा है। देखना है इस प्रदर्शन के बाद विदेश चले जाते हैं या फिर बिहार में जमे रहते हैं। तेजस्वी के लोक भवन मार्च पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर मजबूरी में मार्च निकालने की तैयारी बताया। वो राजनीति में बहुत पीछे छूट चुके हैं, ऐसा कहा। तो कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत जल्द तेजस्वी को जनता की याद आई है। तेजस्वी के लोक भवन मार्च पर NDA सवाल खड़े कर रहा है। क्या विदेश दौरे में व्यस्त तेजस्वी काफी देर कर चुके हैं? क्या तेजस्वी अब सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए लोक भवन मार्च करेंगे? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अब आप पूरी खबर तो समझिए। क्या तेजस्वी यादव ने आने में देर कर दी? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये आप समझिए। सबसे पहले तो आप जानिए कि खबर क्या है। देखिए, 25 जुलाई को सिवान में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था और इसी प्रदर्शन के दौरान एक जवान ने AK-47 से फायरिंग की थी। सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अब इस घटनाक्रम के दौरान तेजस्वी यादव विदेश में थे, यानी जब ये घटना घटी तो तेजस्वी बिहार में मौजूद नहीं थे। करीब 3 हफ्ते बाद तेजस्वी यादव ने अब ये ऐलान किया है कि 19 अगस्त को इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव जो हैं लोक भवन मार्च करेंगे। अब तेजस्वी यादव पर NDA का निशाना समझिए। तेजस्वी पर देर से जागने का आरोप NDA के नेता लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर भी तंज कसा जा रहा है और NDA के नेता कह रहे हैं कि मजबूरी में ये मार्च निकाला जा रहा है। जनता के मुद्दे के नाम पर खाना पूर्ति का आरोप तेजस्वी यादव पर NDA के नेता लगा रहे हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष है। अब नेता प्रतिपक्ष एक गंभीर और जिम्मेदारी वाला पद है। तेजस्वी यादव पर विपक्ष की आवाज बनने का जिम्मा भी है। जनता की तरफ से सरकार से सवाल करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तेजस्वी यादव बड़े मौकों पर लेकिन बिहार से हमेशा बाहर ही रहे हैं। अब तेजस्वी यादव कब कब गायब रहे, ये समझिए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। उस वक्त वो विदेश में थे। सदन की कार्यवाही में एक भी दिन शामिल नहीं हुए और अपनी पार्टी का स्थापना दिवस भी समय से पहले ही तेजस्वी यादव ने मना लिया था। 5 जुलाई की जगह 1 जुलाई को ही स्थापना दिवस तेजस्वी यादव ने मना लिया और इसीलिए बांकीपुर में भी जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो उस दौरान भी तेजस्वी यादव बिहार में नहीं थे, विदेश में थे। बांकीपुर सीट बिहार की एकदम हॉट सीट मानी जाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। प्रचार खत्म होने से 2 दिन पहले तेजस्वी यादव बिहार आए और आपको पता है कि बांकीपुर में जनसुराज ने जीत दर्ज की है। RJD के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इसके बाद नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ। पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा था। दिल्ली समेत देश के हर एक शहर में इसे लेकर प्रदर्शन हुआ। बिहार के सिवान में तो AK-47 से फायरिंग की खबर, पूरे देश में घटना को लेकर बवाल मचा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश में थे। अब आप खबर तो समझिए। नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन खत्म हो चुका है। छात्रों और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है।
सरकार ने सभी मांगों को स्वीकार भी कर लिया है, यानी जो मांग जिसे लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा था वो मांग सरकार के सामने रखी गई, सरकार ने मांग लिया। अब तेजस्वी यादव मार्च क्यों करना चाहते हैं, ये सवाल उठ रहा है और यही सवाल एनडीए के नेता पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने आने में देर कर दी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना से भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार की तरफ से दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। और अब आप पूरी खबर समझिए, क्या था पूरा मामला, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए, पुलिस के मुताबिक भरत के पास अवैध हथियार था जिसके बदौलत वो पुलिस को धमकी दे रहा था। 17 जून की तारीख सभी को याद है। 17 जून को पुलिस और एसटीएफ बिलौटी गांव पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक उसे हथियार डालने को कहा गया था। पुलिस का यह आरोप है कि भरत ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिसमें भरत को गोली लगी और इलाज के दौरान भरत ने दम तोड़ दिया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने सरेंडर करने के बाद गोली चलाई और हत्या की मंशा से पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चला वो जान लीजिए। तो भरत के शरीर में 5 गोली के घाव थे। गोलियां शरीर के निचले हिस्से में लगी थी। अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई किया हुआ है वो भी जान लीजिए। तो आरोपी पुलिसकर्मी का तबादला और निलंबन हो चुका है। जो इसमें आरोपी पुलिसकर्मी थे उनका तबादला और निलंबन किया जा चुका है। मामले की जांच के लिए सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन भी कर दिया है। 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस पर आरोप है कि सबसे पहले उसी ने गोली चलाई थी। 11 पुलिस अधिकारियों और जवानों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी है। अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अब एक घोषणा की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद दी जाएगी। अब आप पूरी खबर समझिए। भरत तिवारी के मामले पर सरकार काफी गंभीर है। बिहार की जनता की संवेदना से जुड़ा ये पूरा मामला है। बिहार पुलिस पर गंभीर सवाल भी इस एनकाउंटर को लेकर उठे। जनता का प्रशासन पर भरोसा कायम करने की कोशिश की जा रही है और मामले की न्यायिक जांच अभी भी जारी है।